हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर 2 है ये, और एक ही लेक्चर जाएगा और दूसरा कोई लेक्चर नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बार और कहना चाहेंगे कि जो भी लोग हमारा लेक्चर सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो अपने फ्रेंडों में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही जल्द एग्ज़ाम है और फटाफट इसको पढ़ लीजिएगा। एक बार नहीं, कई बार रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है। और देख लीजिएगा कि अपने हिसाब से यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो वहाँ पे अपने बुक से उसको रीड कर लीजिएगा। वैसे तो क्वेश्चन सारे बहुत ध्यान से बनाए गए हैं, लेकिन फिर भी इतने एमसीक्यू क्वेश्चन है तो उसमें से एक आध मिस्टेक हो भी सकता है, तो आप लोग उसे कंफर्म कर लीजिए। लेकिन फिर भी क्वेश्चन के जो भी आंसर वगैरह हैं सब सही हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निविदा मूल्य को कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, निविदा मूल्य को क्या क्या कहा जाता है? निर्ख मूल्य, अनुमानित मूल्य, प्रमाप मूल्य, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन इसका होगा उपयुक्त सभी कहा जाता है। अगला है निविदा तैयार किया जाता है। निविदा तैयार किस वजह से किया जाता है भाई? माल की सप्लाई से पूर्व, माल की सप्लाई के बाद, उत्पादन के समय, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। लेकिन सही तरीके से देखें तो निविदा जो तैयार किया जाता है, जो टेंडर है, ये माल की सप्लाई से पहले किया जाता है, ठीक ना। मतलब एक टेंडर हम कोई भी देखते हैं कि निकालते हैं, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा ये आंसर होना चाहिए। लेकिन क्योंकि सप्लाई से पूर्व, सप्लाई के बाद का तो कोई मतलब ही नहीं है। जो टेंडर हमारा होता है वह कार्य होने के पहले किया जाता है। तो उस बेस पे देखेंगे तो आपका ये ऑप्शन ए वाला सही है, मतलब ऑप्शन डी सही है। लेकिन यहाँ पे बुक के हिसाब से मैंने देखा कि उसमें एक जगह दिया है कि माल की सप्लाई से पूर्व किया गया, ठीक है। तब देख लीजिएगा, इसको बुक से अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित मदों में से कौन सी मदें कारखाना लागत में आती है? कारखाना लागत में कौन कौन मदें आती हैं? अप्रत्यक्ष सामग्री, विक्रय व कार्यालय के व्यय, विज्ञापन, मूल्य सूची। तो सही ऑप्शन इसका क्या होगा? अप्रत्यक्ष सामग्री कारखाना लागत में आती है। सुपुर्दगी वाहन के रख रखाव और हरास संबंधी व्यय आते हैं। सुपुर्दगी वाहन के रख रखाव और हरास संबंधी व्यय किससे संबंधित होते हैं? तो यह कुल लागत से संबंधित होते हैं, ठीक ना। तो 4 का ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि कार्यालय व प्रशासनिक लागत के अंतर्गत आते हैं। कार्यालय व प्रशासनिक लागत के अंतर्गत क्या आते हैं? सामान्य व्यय, स्थापना व्यय, गणना व वेतन। गणना कार्यालय का वेतन, उपयुक्त सभी होगा। अगला है कुल लागत में शामिल किए जाते हैं। कुल लागत में क्या शामिल किए जाते हैं भाई? विज्ञापन, प्रतिनिधि की यात्रा व्यय, शोरूम व प्रदर्शनी के व्यय, बाजार व अनुसंधान के व्यय, अर्थात उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन 6 का डी सही है। अगला दिया गया है इसमें कि प्रत्यक्ष व्यय निकालने का सूत्र बताइए। प्रत्यक्ष व्यय निकालने का सूत्र क्या होता है? डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, ये इक्वल टू है, इक्वल टू मूल लागत। मतलब प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष मजदूरी या प्रत्यक्ष व्ययों को जोड़ दिया जाता है तो मूल लागत होता है। ये माइनस का चिन्ह नहीं है, बराबर का चिन्ह। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि माल की लागत 10,000 है, अब विक्रय मूल्य की गणना कीजिए यदि लाभ की दर 10% हो। यदि माल की लागत 10,000 और विक्रय मूल्य की गणना किया, लाभ की दर 10% दिया गया है, तो ऐसी दशा में इसका आंसर होगा 11,000। निकाल लीजिएगा, 10,000 का 10% 1,000 हो गया, और जोड़ देंगे तो 11,000 हो जाएगा। फिर आगे कह रहा है ठेका लागत विधि में ठेका खाता तैयार किया जाता है। ठेका खाता किसके द्वारा तैयार किया जाता है भाई? ठेकेदार द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1,20,000 रुपये के भवन के ठेके प्रमाणित कार्य का मूल्य वित्तीय वर्ष के अंत में 80,000 है तथा अनुमानित लाभ 12,000 है। लाभ हानि खाते में कितनी राशि जमा की जाएगी, यह मानते हुए कि प्राप्त रोकड़ का प्रतिशत 75% है। तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आएगा 6,000 रुपया। अगला है निम्नलिखित में से कार्य प्रगति पर में शामिल नहीं है, माने वर्क इन प्रोग्रेस में कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें बता दें आपको, कार्यस्थल और प्लांट पर भेजा हुआ माल जो होता है ये वर्क इन प्रोग्रेस में नहीं होता है। प्रमाणित कार्य, अप्रमाणित कार्य, कार्यस्थल की सामग्री, ये सब होते हैं। अगला है ठेका लागत पद्धति सामान्यतः प्रयोग की जाती है। ठेका लागत पद्धति कहाँ प्रयोग की जाती है बताइए?
भवन निर्माण, पुल निर्माण, इन दोनों में किया जाता है। अगला, जब ठेका आधे से अधिक पूरा हो तो लाभहानि खाते में हस्तांतरित लाभ की राशि होगी। जब ठेका आधे से अधिक पूरा हो तो लाभहानि खाते में जो अमाउंट ट्रांसफर किया जाता है तो वहाँ पर लाभ की राशि कितनी होगी? तो सही आंसर है नगद अनुपात से गुणित प्रतिशत का 2/3 होता है। ऑप्शन डी सही। अगला कह रहा है प्रक्रिया हानि जो प्रति इकाई लागत को प्रभावित नहीं करती। प्रक्रिया हानि जो प्रति इकाई लागत को प्रभावित नहीं करती, कौन सा नहीं करती? असामान्य हानि। आगे बढ़िए। प्रक्रिया लागत लेखांकन में प्रति इकाई लागत में वृद्धि होती है। प्रक्रिया लागत लेखांकन में प्रति इकाई लागत में वृद्धि किस दशा में होती है भाई? पहला ही दिया है, सामान्य हानि के कारण। अगला है प्रक्रिया लागत विधि प्रयोग की जाती है। प्रक्रिया लागत विधि किस में प्रयोग की जाती है? तेल, सीमेंट, रसायन सब में की जाती है। आगे बढ़ते हैं। क्षय के प्रकार हैं। क्षय कितने प्रकार के हो? सामान्य, असामान्य, प्रमाप, ये सब होते हैं। अर्थात सब नहीं होते हैं, ये केवल यही दोनों होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला है असामान्य क्षय का कारण है। असामान्य क्षय का क्या कारण है? आपदा, प्राकृतिक आपदा, प्लांट और मशीन की खराबी, प्रबंधकों की लापरवाही, ये सब होगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर कि तेल उद्योगों में कौन सी विधि प्रयोग आती है? तेल उद्योग में प्रक्रिया लागत विधि, प्रोसेस कॉस्टिंग प्रयोग में आती है। अगला है प्रमाणन की तिथि के पश्चात, प्रमाणन की तिथि से पश्चात हुए कार्य की लागत को क्या कहा जाता है? प्रमाणन की तिथि से पश्चात हुए कार्य की लागत को क्या कहा जाता है? अप्रमाणित लागत कहा जाता है। 21 नंबर में क्वेश्चन में कह रहा है ठेका लागत पद्धति में चालू कार्य में शामिल किया जाता है। ठेका लागत पद्धति में चालू कार्य में क्या शामिल किया जाता है? प्रमाणित और अप्रमाणित कार्य को शामिल किया जाता है। अगला है कि वह व्यक्ति जो ठेके के तहत दूसरे का कार्य करता है, वह व्यक्ति जो ठेके के तहत दूसरे का कार्य करता है उसको ठेकेदार कहा जाता है। अगला है ठेका एक अनुबंध है जो दो व्यक्तियों के मध्य होता है, वह क्या कहलाता है? ठेकेदाता और ठेकेदार के मध्य। ठीक है। 24 नंबर में कह रहा है ठेका संबंधी कार्य स्वीकार किया जाता है। ठेका संबंधी कार्य कहाँ स्वीकार किया जाता है? एक निश्चित समय के लिए। ठेका कार्य होता है लिखित और मौखिक दोनों। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें 100+ क्वेश्चन मैंने दिया है। 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो ठेका संबंधित कार्य पूरा करने का समझौता करता है उसे कहते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो ठेका संबंधी कार्य को पूरा करने का समझौता करता है उसे क्या कहा जाता है? उसे ठेकेदाता कहा जाता है। अगला है कार्य के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होने वाली राशि कहते हैं। कार्य के प्रतिफल के रूप में प्राप्त होने वाली राशि को क्या कहा जाता है? ठेका मूल्य कहा जाता है। अगला है ठेका कार्य को कहा जाता है। ठेका कार्य को क्या कहा जाता है? 28 नंबर ठेका कहा जाता है। दीर्घकालीन ठेकों को पूर्ण होने में समय लगता है। दीर्घकालीन जो ठेके होते हैं उनको पूरा होने में कितना समय लगता है? कई दिन लगता है, कई महीने लगता है, क्या लगता है? कई वर्ष लगता है। अगला है ठेके से संबंधित शर्तें होती हैं। ठेके से संबंधित किस प्रकार की होती है? कार्य का प्रकार, अग्रिम राशि, पूर्ण निश्चित समय, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ये डी ऑप्शन सही है। 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ठेके के कार्य किए जाते हैं। ठेके के कार्य भाई कहाँ किए जाते हैं? ठेका के स्थान पर, ठेकेदार के व्यवसाय के स्थान से अलग। ये बिल्कुल सही है, अर्थात ऑप्शन सी सही। प्रक्रिया खाते में असामान्य बचत लिखी जाती है। प्रक्रिया खाते में असामान्य बचत कहाँ लिखी जाती है? डेबिट पक्ष में, मैंने उस खाते के डेबिट पक्ष में। अगला है प्रक्रिया खाते में सामान्य हानि लिखी जाती है। प्रक्रिया खाते में सामान्य हानि कहाँ लिखी जाती है? क्रेडिट पक्ष में। अगला है ठेके खाते के क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती है। ठेके खाते के क्रेडिट पक्ष में क्या लिखी जाती है? पूर्तिकर्ता को लौटाई गई सामग्री, स्टोर्स को वापस किया गया माल, अन्य ठेकों पर हस्तांतरित प्लांट, सब लिखा जाता है। ठीक है। अगला है 35 नंबर कि ठेका खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाती है। फिर ठेका खाते के डेबिट पक्ष में क्या लिखी जाती है? विशिष्ट प्लांट की लागत, उप ठेके की लागत, अप्रत्यक्ष व्यय, उपरोक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपरोक्त सभी। प्रत्यक्ष सामग्री में शामिल किए जाते हैं। प्रत्यक्ष सामग्री में क्या शामिल किया जाता है? संग्रहार से निर्मित, माने स्टोर से निर्मित सामग्री, बेचा गया माल, ये तो नहीं लिखा जाता है। विशिष्ट प्लांट की लागत भी नहीं, यही होगा, पहला ऑप्शन सही है। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन कि ऊपरी व्यय में सम्मिलित किए जाते हैं। ऊपरी व्यय में क्या शामिल किए जाते हैं? प्रबंध शिल्पकार का वेतन, सही है।
संग्रहार के व्यय सही है, कर्मचारियों का वेतन सही है, तो सही ऑप्शन है डी। अगला है, एक प्लांट की लागत 20,000, जीवन 5 वर्ष, अवशिष्ट मूल्य 2,000 रुपया तथा प्लांट ठेके पर 73 दिन रहा तो ह्रास की राशि क्या होगी? तो निकाल लीजिएगा इसको कैलकुलेट करके। तो इसकी ह्रास की राशि कितनी होगी? 120 दिन होगी। ठीक है। अगला है, चोरी व अग्नि की सामग्री, चोरी व अग्नि की सामग्री हानि, माने चोरी व अग्नि की सामग्री की जो हानि है असामान्य हानि है, इसे दिखाते हैं। इसे कहाँ दिखाते हैं भाई? लाभन खाते में। अगला क्वेश्चन है कि यदि 50,000 रुपये का निर्मित प्लांट ठेका खाते के में डेबिट किया हुआ है और उसमें से 5,000 रुपये की लागत का प्लांट 5500 रुपये में बेच दिया है, तो ठेके खाते में कितनी राशि क्रेडिट की जाएगी? तो सही ऑप्शन है इसका 5500 रुपये क्रेडिट की जाएगी। 41 नंबर क्वेश्चन में है कि यदि प्लांट जिस तिथि को बेचा गया है वह तिथि ज्ञात नहीं है तो क्या होगा? बताइए। पूरी अवधि पर ह्रास लगेगा, ह्रास नहीं लगेगा, किसी महत्वपूर्ण सूचना के अभाव में ह्रास नहीं लगाया जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। था सही ऑप्शन इसका क्या है? किसी महत्वपूर्ण सूचना के अभाव में ह्रास नहीं लगाया जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चालू कार्य प्रकृति का होता है। चालू कार्य किस प्रकृति का होता है भाई? जो चालू कार्य होता है वह प्रमाणित और अप्रमाणित दोनों ही प्रकृति का होता है। ऑप्शन सी सही है। और 43 नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी मद लागत खाते में नहीं लिखी जाती है? रिकॉन्सिलेशन का है कि निम्नलिखित में से कौन सी मद लागत खाते में नहीं लिखी जाती है? तो आपसे बताएं, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन डिवेंचर, उपयुक्त सभी होगा, सब नहीं लिखी जाती है। 44 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी मद लागत खाते में शामिल की जाती है? लागत खाते में क्या शामिल होती है? इनकम टैक्स, ट्रांसफर फीस, वर्क ओवरहेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताइए जल्दी से कौन सा होगा? तो वर्क ओवरहेड, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी मद वित्तीय लाभ ज्ञात करने के लिए लागत पुस्तकों के लाभों में से घटाई जाती है? कौन सी मद घटाई जाती है? तो सही ऑप्शन है इनकम टैक्स पेड जो होता है उसको घटा दिया जाता है। 46 नंबर और 47, ये दोनों क्वेश्चन है। वित्तीय पुस्तकों के अनुसार लाभ 1 लाख है, ट्रांसफर शुल्क प्राप्त हुआ 1,000, वित्तीय पुस्तकों में नहीं दिखाया गया। इसे लागत पुस्तकों के अनुसार कितना लाभ होगा? तो इसे सॉल्व कर लीजिएगा। लागत पुस्तकों के अनुसार लाभ 98,000 होगा। ऑप्शन सी सही है। यदि लागत पुस्तकों में ह्रास 12,000, वित्तीय पुस्तकों में ह्रास 10,000 चार्ज किया गया है और लागत पुस्तकों के अनुसार लाभ 20,000 है, तो वित्तीय पुस्तकों के अनुसार लाभ क्या होगा? तो इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी से बताइए। कि 22,000। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन के लाभ हमको लग रहा है ये वाला आंसर होगा, ठीक ना? ये आपका डी होगा, 1 लाख ही होगा। फिर से मैं बता दूं, 46 नंबर क्वेश्चन का ये डी आंसर होगा और इसका 22,000 होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 48 नंबर पे। 48 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि विक्रय एवं वितरण व्यय 1,000, यदि विक्रय एवं वितरण व्यय 1,000 वास्तविक एवं पूर्व निर्धारित है, तो लागत पुस्तकों के अनुसार लाभ क्या होगा, जबकि वित्तीय पुस्तकों के अनुसार लाभ 32,500। बताइए क्या होगा? इसमें होगा 31,500 होगा। फिर उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि लागत लेखों के अनुसार लाभ 19,200, यदि लागत लेखों के अनुसार ह्रास 800 रुपया अधिक वसूल किया गया तो वित्तीय पुस्तकों के अनुसार लाभ क्या होगा? तो इसके अनुसार आपका लाभ क्या होगा भाई? 20,000 रुपया होगा। ठीक है ना, ऐड कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि यदि प्लांट का मूल्य 1 लाख है और 50,000 रुपये का मूल्य का प्लांट 60,000 रुपये में बेच दिया और 15% ह्रास लगाया तो बचे हुए प्लांट की राशि क्या होगी? इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, सब न्यूमेरिकल है, सॉल्व करना पड़ेगा। तो 42,500 होगी, ऑप्शन बी सही। फिर वही उसी क्वेश्चन का एक और रिपीटेड क्वेश्चन है कि उपरोक्त प्रश्न में प्लांट के बेचे जाने पर हानि कितनी होगी? मतलब ऊपर वाला जो प्लांट माने 50 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जो प्लांट दिया गया है उसको बेच दिया गया तो हानि कितनी हो सकती है? तो हानि 17,500 होगी। आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण ठेके लगभग पूर्ण होने वाले हों तो लाभ की गणना की जाएगी प्रमाणित कार्य। उसके आगे क्या करेंगे? कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है इसमें 52 नंबर का? में अनुमानित लाभ गुणे प्रमाणित कार्य
बटा ठेका मूल्य, ये सही सूत्र है। ठीक है। एक परिभाषा दिया गया है कि ठेका या सावधि लागत विधि का प्रयोग उन व्यवसायों द्वारा किया जाता है जो निश्चित ठेके लेते हैं, जैसे भवन निर्माण करने वाले एवं ठेकेदार। उपकार्य लागतों का वही सिद्धांत लागू होगा जो ठेका लागतों पर लागू होता है। यह कथन किसका है? तो बता दें यह कथन किसका है, ये वाल्टर डब्ल्यू विक का है। अगला 54 नंबर क्वेश्चन है, ठेका लागत एवं उपकार्य लागत विधियों द्वारा निकाला जाता है। ठेका लागत एवं उपकार्य लागत किस विधि द्वारा निकाला जाता है? तो आपसे मैं बता दूं कि 54 नंबर का है एक ही विधि द्वारा, ये दोनों का प्रोसेस एक ही है। 55 नंबर में कह रहा है कि ठेका लागत विधि में ठेका खाता तैयार करता है। ठेका लागत विधि में ठेका खाता कौन तैयार करता है? ठेकेदार। लागत योग विधि उपयोगी है। लागत योग विधि किसके लिए उपयोगी है? ठेकेदाता के लिए उपयोगी है। 57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि लेखांकन वर्ष में ठेका पूर्ण नहीं हुआ तो अधूरे ठेके पर हानि को हस्तांतरित किया जाएगा। यदि लेखांकन वर्ष में ठेका पूर्ण नहीं हुआ तो अधूरे ठेके पर हानि को हस्तांतरित कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही ऑप्शन है लाभ हानि खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि परिचालन लागत पत्रक में लागतों को वर्गीकृत किया गया। परिचालन ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में कास्ट को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो स्थिर और परिवर्तनशील लागत के आधार पर। अगला है परिवहन लागत विधि में मिश्रित लागत इकाई का उदाहरण है। परिवहन लागत विधि में मिश्रित लागत का क्या उदाहरण दिया गया? प्रति मील, प्रति किलोमीटर। अगला है 60 नंबर में कि बिजली कंपनी में लागत इकाई है। जैसे बिजली कंपनी की लागत की इकाई क्या होती है? प्रति किलोवाट घंटा। अगला है सड़क मरम्मत एवं अनुरक्षण में लागत की इकाई है। सड़क मरम्मत एवं अनुरक्षण में लागत की इकाई क्या होती है? प्रति किलोमीटर। ठीक है। अगला उसी तरह क्वेश्चन है कि होटल निवास गृह में लागत की इकाई है। होटल निवास गृह में लागत की इकाई होती है प्रति कमरा किराया। फिर है कि यदि ठेका 50% पूर्ण हो, यदि ठेका 50% पूर्ण हो तो सामान्य लाभ की राशि कितनी, माने सामान्य लाभ की कितनी रकम क्रेडिट की जाएगी? बताइए। जब ठेका 50% पूर्ण हो तो नगद अनुपात को गुणा द्वारा अर्जित लाभ का 2/3 भाग। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कि ठेका खाते में निर्माणाधीन कार्य की रकम सम्मिलित होती है। ठेका खाते में निर्माणाधीन कार्य की रकम सम्मिलित होती है। किसके बराबर सम्मिलित होती है भाई? अपूर्ण कार्य की लागत में। ठीक है, ऑप्शन ए सही था। अगला भी एक परिभाषा दिया गया है कि एक निश्चित मूल्य पर माल की आपूर्ति करने, कार्य करने आदि से संबंधित समझौते को ठेका कहते हैं। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो आपसे बता दें यह परिभाषा जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार दी गई है। 66 नंबर क्वेश्चन है आदेशित कार्य की लागत निर्धारित करने के लिए जिस लेखांकन विधि का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। आदेशित कार्यों की लागत निर्धारित करने के लिए क्या कहा जाता है? ठेका लागत विधि, क्योंकि ऑर्डर पे ही ठेका तैयार किया जाता है। 67 नंबर है ठेका लागत पद्धति में मुख्यतः संबंधित होती है। ठेका लागत पद्धति में क्या संबंधित होती है? निर्माण संबंधी कार्यों से यह संबंधित होती है। अगला है ठेका लागत पद्धति कार्यों में हेतु प्रयोग होती है। माने ठेका का लागत पद्धति किस कार्य के लिए प्रयोग की जाती है? दीर्घकालीन कार्यों के लिए की जाती है। ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ठेका लागत पद्धति में कार्य सम्मिलित किया जाता है। ठेका लागत पद्धति में कार्य सम्मिलित किया जाता है कारखाने के अंदर, कारखाने के बाहर, कोई भी हो सकता है। ऑप्शन सी सही है। ठेका लागत पद्धति में लागत निर्धारण सरल होता है क्योंकि अधिकांश व्यय होते हैं। ठेका लागत पद्धति में लागत निर्धारण सरल होता है क्योंकि अधिकांश व्यय होते हैं। किस टाइप के होते हैं भाई? प्रत्यक्षतः विभाजित होते हैं। ऑप्शन ए सही। 71 नंबर में कह रहा है ठेके का मूल्य किस प्रकार मूल्यांकित किया जाता है? ठेके का मूल्य एक निश्चित मूल्य के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से ठेका कौन सा है? बताइए, निम्न में से ठेका कौन सा है? निश्चित मूल्य ठेका, लागत योग ठेका,
वृद्धि युक्त ठेका, उपयुक्त सभी। सही ऑप्शन है डी। ठेकेदार द्वारा सामान्यतः अपनी पुस्तकों में कौन सा खाता खोला जाता है? तो पुस्तकों में ठेका खाता, चालू खाता, ठेकेदार का खाता, सब खाता खोला जाता है। ऑप्शन डी सही। 74 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से सामग्री ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त की जाती है। निम्नलिखित में से सामग्री ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त की जाती है। कौन सी सामग्री? प्रत्यक्ष क्रय की गई सामग्री, स्टोर्स में निर्मित सामग्री, अन्य ठेकों से प्राप्त सामग्री, उपयुक्त सभी। अगला है अपूर्ण ठेका माना जाता है। किस कंडीशन में अपूर्ण ठेका माना जाता है? जिसमें ठेका का मूल्य 1/4 से कम प्रमाणित हो, 1/2 से कम प्रमाणित हो, 1/2 से अधिक प्रमाणित हो। सब कंडीशन सही है। ऑप्शन डी सही है। 76 नंबर में कह रहा है कि चल सोपान वाक्यांश कहते हैं। चल सोपान वाक्यांश किसको कहते हैं? वृद्धि वाक्यांश को। अगला है कि लागत धन लाभ ठेकों में कौन से व्यय सम्मिलित नहीं किए जाते हैं? लागत धन लाभ ठेकों में कौन से व्यय शामिल नहीं किए जाते हैं? ठेकेदार का वेतन, ठेके से असंबंधित व्यय, स्वयं को पूंजी पर ब्याज, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन इसमें क्या होगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन में है उपकार्य लागत विधि को कहते हैं। उपकार्य लागत को विधि को किस नाम से जानते हैं? उपकार्य आदेश परिव्यांकन, विशिष्ट आदेश परिव्यांकन और लागत आदेश परिव्यांकन, अर्थात उपरोक्त सभी। सही ऑप्शन है डी। 79 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उत्पादन लागत विधि के अंतर्गत उत्पादन की प्रति इकाई लागत ज्ञात की जाती है। उत्पादन लागत विधि के अंतर्गत उत्पादन की प्रति इकाई लागत कैसे ज्ञात की जाती है? तो ये सब ऑप्शन सही होगा, क्योंकि प्रति टन, प्रति क्विंटल, प्रति किलोग्राम, प्रति मीटर, ये सब इसी में है। अगला है उत्पादन लागत विधि के अंतर्गत अवधि हो सकती है। उत्पादन लागत विधि के अंतर्गत अवधि कैसे होती है? साप्ताहिक भी होती है, मासिक भी होती है, त्रैमासिक भी होती है, सब होती है। ऑप्शन डी सही। 81 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है उत्पादन लागत विधि में ज्ञात की जाती है। उत्पादन लागत विधि में क्या ज्ञात की जाती है? मूल लागत, कारखाना लागत, बिके माल की लागत, सब। अगला है इकाई लागत विधि के अंतर्गत ज्ञात की जाती है। इकाई लागत विधि के अंतर्गत क्या ज्ञात की जाती है? उत्पादन का विक्रय मूल्य, उत्पादन की कुल लागत, कार्यालय की लागत, सब। ठीक ना, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही। अगला है इकाई लागत ज्ञात करने की विधियां हैं। इकाई लागत ज्ञात करने की कौन कौन सी विधि है? लागत पत्र, लागत विवरण, उत्पादन लागत, सब, अर्थात ऑप्शन डी सही है। उत्पादन लागत विधि अपनाई जाती है। बताइए उत्पादन लागत विधि कहाँ अपनाई जाती है? कोयला खानों में, क्योंकि तेल होटल में से तो दूसरी विधि अपनाई जाती है। अगला है 85 नंबर क्वेश्चन। नीचे क्या है? अच्छा इसमें 4 है। हाँ ठीक है। मूल लागत में शामिल किया जाता है। भाई बताइए मूल लागत में क्या शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष। भाई ये तीनों को तो किया ही नहीं जाता है। ऑप्शन ए सही है। अगला है लागत पत्र का लाभ है। लागत पत्र का जो लाभ होता है वो क्या होता है? वो व्ययों पर नियंत्रण करता है। लागत पत्र का जो लाभ है वो व्ययों पर नियंत्रण करता है। 87 नंबर में कह रहा है कि मूल लागत को किस नाम से जाना जाता है? मूल लागत को प्रत्यक्ष लागत, सम लागत, प्रथम लागत, उपयुक्त सभी। तो सही ऑप्शन है उपयुक्त सभी नाम से। 88 नंबर क्वेश्चन में है कि प्रत्यक्ष मजदूरी को कहते हैं। प्रत्यक्ष मजदूरी को क्या कहा जाता है? उत्पादित मजदूरी। कारखाना लागत में सम्मिलित करते हैं। कारखाना लागत में क्या शामिल होता है? मूल लागत। ठीक ना, तभी ना वो फैक्ट्री कास्ट निकलता है। अगला है कि फुटकर औजार हैं। फुटकर औजार किस प्रकार का व्यय है? भाई ये आपका कारखाना व्यय है। कर और दर ये किस प्रकार का व्यय है? कर और दर जो होता है वो कार्यालय से रिलेटेड होता है। ठीक है। वारंटी दावे जो दिया गया है, वारंटी दावे किस प्रकार के व्यय हैं? 92 नंबर क्वेश्चन है। वारंटी दावे एक तरह से विक्रय व्यय होता है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर कि निम्नलिखित में से किसमें उत्पादन लागत विधि का प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किसमें उत्पादन लागत विधि का प्रयोग किया जाता है? उत्पादन लागत विधि का प्रयोग कागज मिल, चीनी मिल, आटा मिल, कपड़ा मिल, सीमेंट मिल, सब में किया जाता है। ऑप्शन डी सही। अगला एक परिभाषा दिया गया, ध्यान दीजिएगा। एकाकी या उत्पादन लागत विधि ऐसे व्यवसायों में प्रयोग की जाती है जहां पर केवल प्रमाणित वस्तु का उत्पादन किया जाता है और जिसके कारण उत्पादन की एक स्वाभाविक इकाई होती है
जिसकी लागत की गणना की जाती है, यह विचार किसका है? तो ये परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है भाई? ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं, J.R. बार्टलीबाय द्वारा। 95 नंबर क्वेश्चन में है कि लागत इकाई विधि में कौन सी विधि अपनाई जाती है? लागत इकाई विधि में लागत या परिवहन पत्र, लागत या लाभ वितरण अर्थात उपयुक्त दोनों विधियां अपनाई जाती है। 96 नंबर क्वेश्चन है कि प्रदर्शनी व्यय है। प्रदर्शनी व्यय कौन सा व्यय है? एक नज़र में बताइए। यह आपका होता है विक्रय और वितरण व्यय। अगला क्वेश्चन है, यदि लागत मूल्य 18,000 और विक्रय मूल्य पर लाभ 33.33% है तो लाभ की दर क्या होगी? तो निकाल लीजिएगा इसको। तो 97 नंबर का ऑप्शन होगा 9,000। अगला है कि यदि कुल विक्रय 5 लाख है और लागत पर 25% है तो कुल लाभ कितना होगा? तो इसका भी आंसर आपका 10,000 रुपया होगा। ठीक है ना, 98 है ना, 10,000 रुपया होगा। इसको भी सॉल्व कर लीजिएगा। सॉरी, 10,000 नहीं होगा, 1 लाख होगा। ये जीरो छपा नहीं है, ये जीरो एक और है, 1 लाख है। मतलब कितना है? 1 लाख। 25% लागत है ना, तो 1 लाख होगा। अगला कह रहा है कि कुल लागत 5 लाख है और लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो कुल लाभ होगा। तो बताइए इसका कितना होगा? 99 का आपका हो जाएगा 1,25,000। कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, अब इस पर कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। अगला है, यदि लागत का 100% है तो यह विक्रय मूल्य का कितना परसेंट होता है? एक रेशियो होता है, 100% जो विक्रय मूल्य का हो 50% के बराबर होता है। ठीक ना। अगला है कि यदि लाभ विक्रय मूल्य का 33% है तो वह लागत का कितना परसेंट होगा? यदि लाभ विक्रय मूल्य का 33% है तो कितना होगा? 50% होगा। अब देखिएगा यहाँ पे 100 से ऊपर क्वेश्चन जा रहे हैं, लगभग 120-22 क्वेश्चन होंगे। पूरा देख लीजिए क्योंकि दूसरा लेक्चर नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, यह विचार किस विद्वान के द्वारा प्रकट किए गए कि लागत पत्र ऐसा है जो किसी लागत केंद्र अथवा लागत इकाई से संबंध में अनुमानित विस्तृत लागत का संग्रहण करता है? यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? तो यह परिभाषा वाल्टर W. बिंग के द्वारा दिया गया। अगला क्वेश्चन है 103 नंबर कि लागत पत्र दर्शाता है। लागत पत्र क्या दर्शाता है भाई? कुल लागत, प्रति इकाई लागत, बिल्कुल सही, दोनों ही है। लागत पत्र के द्वारा ज्ञात किया जाता है। लागत पत्र के द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है? लागत समंकों का तुलनात्मक अध्ययन, बिक्री मूल्य का निर्धारण, टेंडर मूल्य का निर्धारण, उपरोक्त सभी। 105 नंबर क्वेश्चन में है कि मूल लागत कैसे ज्ञात की जाती है? देखिएगा, मूल लागत कैसे ज्ञात की जाती है? ऑप्शन डी सही है, क्योंकि मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस से जोड़कर ही प्राइम कास्ट बनता है। कारखाना लागत ज्ञात की जाती है। कारखाना लागत में जब मूल लागत और कारखाना ऊपरी व्यय को जोड़ दिया जाता है तो क्या होती है? कारखाना लागत होती है। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर में कि विक्रय मूल्य ज्ञात करने का सूत्र है। विक्रय मूल्य ज्ञात करने का क्या सूत्र होता है? जब कुल लागत में अनुमानित लाभ को जोड़ दिया जाता है तो विक्रय मूल्य होता है। ठीक है ना। अगला है, लागत पत्र में डेबिट में मदें आती हैं, माने कास्ट शीट में कौन सी मद डेबिट में आती हैं? प्रत्यक्ष श्रम, बिक्री व वितरण व्यय, कारखाना ऊपरी व्यय, ये सभी। जल्दी से बताइए कौन सा होगा? तो सही ऑप्शन होगा ये सभी। निम्न में से कौन सा दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर बनाया जाता है? तो दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर लागत खाता और लागत पत्र दोनों ही बनाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है, क्योंकि पूरा कास्ट अकाउंट जो है दोहरा लेखा प्रणाली पे ही है। यह कार्य पूरा होने पर बनाया जाता है। कौन सा कार्य पूरा होने पर बनाया जाता है? माने यह कार्य नहीं है, माने कार्य पूरा होने पर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? लागत खाता। अगला है, तैयार माल का अंतिम स्कंद आता है। तैयार माल का जो अंतिम स्कंद है कहाँ आता है भाई? उत्पादन खाते के क्रेडिट पक्ष में। ठीक ना, क्लोजिंग स्टॉक उसे क्रेडिट में दिखाया ही जाता है प्रोडक्शन अकाउंट के। उत्पादन खाते के डेबिट पक्ष में आती है। उत्पादन खाते के डेबिट पक्ष में क्या क्या आती है बताइए? प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम, प्रत्यक्ष लागत, सबको दिखाया जाता है।
अगला है, ये देखिए टेके है, टेके नहीं है ठेके है। ठेके खाते में निर्माणाधीन कार्य की राशि में शामिल होता है। ठेके खाते में निर्माणाधीन कार्य की राशि में क्या शामिल होता है? जल्दी से बताइए 113 का आंसर। तो अब मैं बता दे रहा हूँ, प्रमाणित कार्य का ठेका मूल्य एवं प्रमाणित कार्य की लागत। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही है। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ठेका लागत में लागत इकाई होती है। ठेका लागत में लागत इकाई होती है, कैसी होती है? 114 का बताइए क्या होगा? टेका, टेका नहीं है ठेका है, वो मिसप्रिंटिंग हुई है। ठीक ना, ऑप्शन ए सही। 15 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अपूर्ण ठेके पर, देखिए कई कई जगह मिस्टेक हुआ है। अपूर्ण ठेके पर उठाई गई हानि किस खाते में अंतरित की जाती है? अपूर्ण ठेके पर जो हानि उठाई जाती है वह कहाँ ट्रांसफर की जाती है? तो वह लाभान खाते में। अगला है कि जब ठेके की पूर्णता की अवस्था 1/4 से कम रहे, जब ठेके की पूर्णता की अवस्था 1/4 से कम रहे तो देश पर कुल आय में अंतरित किया जाएगा। कहाँ अंतरित किया जाएगा? 116 नंबर बताइए। निर्माणाधीन कार्य में, ऑप्शन ए सही था। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जब लेखांकन वर्ष के अंत में ठेका पूर्ण नहीं होता है तो अपूर्ण ठेके पर काम को हस्तांतरित किया जाता है। ये ठेके नहीं है ठेके है। कहाँ ट्रांसफर किया जाता है भाई? 117 अंशतः लाभान खाते में और अंशतः संचय खाते में। ये संचय लिखा है, संचय खाते में। अगला है ठेका मूल्य निश्चित नहीं किया जाता है। ठेका मूल्य निश्चित नहीं किया जाता है किस दशा में? लागत युक्त ठेके में। 119 में कह रहा है कि लागत योग्य ठेका उपयोगी है। लागत योग्य जो ठेका होता है वो ठेकेदाता के दृष्टिकोण से उपयोगी होता है। ऑप्शन ए सही। अगला है प्रमाणित कार्य की राशि का जो भाग ठेकेदाता द्वारा रोक लिया जाता है उसे कहते हैं। माने जब ठेकेदाता प्रमाणित कार्य का राशि कुछ रोक लेता है तो उसको प्रतिधारण धन कहा जाता है, रिटेनिंग। अगला है ठेका वैध समझौता है ठेकेदार और किसके बीच? एक टेके लिखा है, उसको ठेके समझिएगा, मिसप्रिंटिंग हो गया है। किसके बीच होता है बताइए? ठेकेदार और ठेकेदाता के बीच। देखते हैं और क्वेश्चन है, हाँ 2 क्वेश्चन और है। अगला है कि संयंत्र का मूल्य 20,000, ठेके पर प्रयोग अवधि 9 माह, ह्रास है 10%, तो वर्ष के अंत में संयंत्र पर ह्रासित मूल्य क्या होगा? डेप्रिसिएशन निकाल लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। तो इसका ऑप्शन आंसर आएगा 1850, ऑप्शन सी। और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ठेकेदाता द्वारा रोके गए प्रमाणित कार्य को क्या कहा जाता है? तो अवरोध कार्य। देखिए वहाँ पे प्रतिधारण कार्य दिया था, यहाँ अवरोध कार्य, थोड़ा नाम भी बदल देगा। तो ऑप्शन ए इसका सही है। इसके बाद अब कोई क्वेश्चन नहीं है। तो इस तरह आपका 100+ क्वेश्चन आपका हो गया। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, अब एक बार नहीं कम से कम 3-4 बार पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि कुछ क्वेश्चनों का आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कर लीजिएगा। यदि आपको लगता है एक आध क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ है तो उसको आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा और अपने बुक से देख लीजिएगा। और जो न्यूमेरिकल का पार्ट्स है तो उसको कॉपी पे नोट करके क्वेश्चन थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। हो सकता है कि 2, 4, 5, 7 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स भी आए। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।